है ना? और साथ ही साथ वो किसी लक्षण विशेष को, जैसे अनुरूपी जो है, ठीक है? अनु क्या है? किसी के लक्षण के संदर्भ में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे जब के बाद वर्षा होती है, ठीक है? या हुई है, तो इसमें क्या है कि अनु जो है, ठीक है? जो क्रिया है, ठीक है? जिसके माध्यम से जिस लक्षण को देखने के बाद प्रतीत हो रहा है कि जब के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है कि जब के कारण ही जो है वर्षा हुई है। तो जब इसका आप संस्कृत अनुवाद करेंगे तो वहाँ पे जो अनुपद है वो अपने मुख्य अर्थ को और अधिक प्रबल बनाने के लिए उसकी कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। और जिस पद के कर्म प्रवचन संज्ञा हुई या जिस उपसर्ग के, है ना? तो वो उपसर्ग जो है क्या करती है, जो क्रिया हो पा रही है, ठीक है? जिस हेतु से या जिस लक्षण के माध्यम से प्रतीत हो रहा है कि अमुक क्रिया हुई है, उस पद में फिर द्वितीय व्यक्ति भी लग जाती है। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी क्रम में जो है एक अन्य जो सूत्र विशेष है, चलिए देखिए यहाँ पे। भैया भैया रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ बिल्कुल ऑन है। और कर्म प्रवचन संज्ञा में द्वितीय व्यक्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो अच्छा, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। हाँ बच्चा, चलो एक सूत्र है इसी क्रम में, तृतीयार्थ है, ठीक है? संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा? द्वितीय अर्थे प्लस या अर्थे, अर्थे तृतीय अर्थ है। बहुत अच्छा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, इसमें क्या है कि यदि, ठीक है, अणु की, ठीक है, तृतीयार्थक बोध हो, ये इसका क्या अर्थ होता है? तृतीयार्थक बोध का होना या तृतीय अर्थ में या तृतीय व्यक्ति होना, क्या मतलब समझते हैं? तृतीय कारक होना, जैसे कर्ण से हाँ, ऐसे बात। तो उस कारक से आप लोग क्या समझते हैं कि तृतीय व्यक्ति होना या करण कारक होना, क्या इसका क्या तात्पर्य है? क्या साधन होना। साधन होना, चलो एक अर्थ हो गया साधन के अर्थ में। अन्य मीडियम कोई कार्य करें तो उसको मीडियम होता है ना। लक्षण, लक्षण तो नहीं बच्चा, और कुछ और बताओ। ये एक सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, है ना? साहित्य तृतीय व्यक्ति, है ना? सह के योग में होती है। हाँ, तो इस सह पद से क्या तात्पर्य समझते थे आप लोग? बोलो। साथ में, साथ अर्थ, हाँ, साथ अर्थ में यानी कोई चीज किसी से संबंधित हो, ठीक है, सहभाव को दिखाती हो, ठीक है, संबद्ध हो एक दूसरे से, है ना? तो वहां पे हम लोग तृतीय व्यक्ति देखते थे सह शब्द के योग में, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे भी है कि यदि अनु उपसर्ग का जो है, ठीक है, इसका अर्थ तृतीया के अर्थ में आपको जब प्रतीत होने लगे, तृतीय व्यक्ति के अर्थ में, तो ऐसे अनुपद की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि जब अनु का अर्थ, अनुपसर्ग का अर्थ तृतीय व्यक्ति के अर्थ में ग्रहण होने लगे, है ना, तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, ठीक है? तृतीय अर्थ में कौन से? सह अर्थ में, साथ अर्थ में, सह या संबद्ध अर्थ में, ठीक है? तृतीय व्यक्ति का यूज तो हम लोग साधन अर्थ में भी करते हैं, साथ अर्थ में भी करते हैं। तो साधन वाला अर्थ नहीं ग्रहण करना, यहाँ पे सह वाला जो भाव है ना, संबद्ध होने के अर्थ में, ठीक है? तो ऐसे अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। इससे पहले जो हमने देखा था सूत्र में अनु लक्षण है कि यदि अनु उपसर्ग के जो है अनु उपसर्ग यदि लक्षण अर्थ को बताने लगे, ठीक है, तब वहां पे इसकी कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अनु क्या है? तृतीय अर्थ को जब बताने लगे,
ठीक है, संबद्ध अर्थ को बताने लगे, स्वभाव अर्थ को बताने लगे, तो ऐसे अणु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे एक वाक्य देख सकते हैं कि नदीम अणु अवसिता सेना, यानी जो सेना है, ठीक है, वो नदी से संबद्ध है, नदी से संबंधित है, नदी के साथ है, ठीक है। तो ऐसे में जो अनुपद होगा संस्कृत, इसका जो आप लिखेंगे, ठीक है, संबद्ध अर्थ में ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर, ठीक है, संबद्ध अर्थ को बताने के लिए या उससे सहभाव को बताने के लिए यदि अनुपद का प्रयोग किया गया है कोटेशंस में, वाक्य में, तो इसका मतलब वहां पे अणु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है, और वो सूत्र क्या लगेगा, तृतीयार्थ है। इसका मतलब ये सूत्र को देखकर ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ये तृतीय व्यक्ति का है, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। ये द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत कर्म प्रवचनीय संज्ञा के अंतर्गत आता है, और इसमें जो अनुपद है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ पे जो अनु किस अर्थ में है, तो साथ अर्थ में या संबद्ध अर्थ में है, ठीक है, संबद्ध अर्थ, ध्यान रखिएगा। अनु का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ हो जाता है ना, इसलिए उपसर्ग और कर्म प्रवचनीय संज्ञा में बहुत अंतर है। उपसर्ग का अर्थ निश्चित एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिस उपसर्ग की होती है वो वाक्य के आधार पे अलग अलग उसका अर्थ होने लगता है। आपने पढ़ा है निरुक्त में, प्रत्येक उपसर्ग एक निश्चित अर्थ को बताता है ना, लेकिन यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा के अंतर्गत ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर तो जैसे ही अणु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है नदीम पद है, किससे संबंधित है सेना, तो नदी से। तो जैसे हमने देखा है कि वर्षा किससे हुई, किस हेतु से हुई, तो उस हेतु में भी हमने क्या लगाया था, द्वितीय व्यक्ति लगाया था, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा का यूज होने के कारण जो हेतु या लक्षण के द्योतित करता हो, जो बताता हो, जिस कारण से सेना रहती है या जिस कारण से वर्षा होती है, उस पद में द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, इस सूत्र से जप में या नदी में द्वितीय व्यक्ति लगेगा। जैसे यहाँ पे नदीम अनु अवसिता सेना, ये जो सेना है नदी से संबंधित है या नदी के किनारे रहती है, ठीक है, नदी के साथ है, ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ हम बता सकते हैं। अब दोनों में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो एक तो ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि बच्चे इसमें जो अनुपद है इसकी जो है कौन सी संज्ञा हुई है, अकथितम, सॉरी, कौन सी संज्ञा हुई है। ऑप्शंस में आपको बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा है या अन्य कोई संज्ञा का नाम दे दे, है ना। दूसरा है कि अनु, यहाँ पे जो है अनु किस अर्थ में है, ठीक है, ये भी बताइए कि अनु यहाँ पे सहभाव को बता रहा है, ठीक है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सूत्र पूछा जा सकता है, ये किस सूत्र से ये संपूर्ण वाक्य बना है ना। तो इसमें जो अनु है, अनु की किस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, ये बताइएगा। और साथ ही साथ इसमें नदीम पद में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से लगा है, बताओ बच्चा, कौन बताएंगे कि नदीम पद में द्वितीय व्यक्ति किस पद से हुआ है, किस सूत्र से हुआ है। तो ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। हाँ, ठीक है, और क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो अनुपद है वो एक क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्या क्रिया को सपोर्ट करती है, सहायक होती है ना। तो उस वजह के कारण, ठीक है, जो क्रिया है, ठीक है, किस कारण से हो पा रही है, सेना किस लिए रुकी हुई है वहां पे, तो नदी से संबद्ध होने के कारण वहां पे सेना रहती है, निवास करती है ना। तो नदीम पद में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति होती है, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, और इसमें तृतीयार्थ नामक सूत्र लगा है, ठीक है। जैसे इसमें इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि इसमें अनु किस सूत्र से हुआ है, तो सूत्र का नाम बताएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अनु किस अर्थ में है ये भी बताएंगे। जब पद में कौन सी व्यक्ति लगी है, ठीक है, और किस सूत्र से लगा, ये भी ध्यान रखेंगे। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है कि एक ही अनु उपसर्ग का अलग अलग वाक्य के संदर्भ में
दोनों के कर्म प्रवचन संज्ञा है, लेकिन अर्थ में अंतर है। एक लक्षण अर्थ को बताता है, दूसरा संबद्ध अर्थ को बताता है। हाँ, चीजें क्लियर है? बोलो अच्छा, कोई समस्या यहाँ तक किसी को यहाँ भी? पर संबद्ध अर्थ में बता रहा है। हाँ, यहाँ पे संबद्ध अर्थ को बता रहा है, वहां पे कारण लक्षण अर्थ को हेतु अर्थ को बताने में प्रयोग किया गया है। दोनों ध्यान रखें। अभी और सूत्र आएगा। क्या था? सूत्र ये है बच्चा, तृतीयार्थ है। तृतीय। हाँ, ठीक, तृतीयार्थ ठीक। है। तो और इससे पहले वाले में अनुद लक्षण या अनुह लक्षण, दोनों सूत्र अलग है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। अभी और भी है जहाँ पे अनु उपसर्ग का अर्थ अन्य चेंज भी हो जाता है, सूत्र अलग है, उसके अर्थ विशेष अलग है ना। जैसे अगला जो सूत्र आप देखेंगे, अगला जो आप सूत्र देखो, हाँ देखो बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सूत्र ओके ठीक है बच्चा। हाँ देखो अगला जो सूत्र है हीन, हीन से क्या समझते हो बच्चा? हीन का हीन है, हीन पद से क्या तात्पर्य है उससे? निम्न। निम्न, ओके। हाँ तो देखो, अब यहाँ पे जो अनुपद है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है कर्ण प्रवचन संज्ञा हो रही है अनु की, ओके। लेकिन यदि अनु जो है यहाँ पे किसी न्यून अर्थ को बताए, हीन अर्थ को बताए, तो ऐसे अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, ठीक है। या फिर किसी उत्कृष्ट पदार्थ से किसी निकृष्ट पदार्थ इस तरह का जो है उत्कृष्टता बताई जाए, तो ऐसे में भी अनु उपसर्ग की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है ना। तो इसमें देख सकते हो आप कि यहाँ पे चलो बच्चा, आप जैसे कि अभी आपने दो सूत्र पढ़ा, अनुलक्षण है और तृतीयार्थ है, उसी प्रकार से इसमें आप कैसे समझेंगे यहाँ पे अनु उपसर्ग किस अर्थ में? चलो बताओ बच्चा। बोलो। अनुपद का उपयोग मतलब सभी देवताओं के बारे में बताया गया है कि सभी जो देवता हैं वो हरि से छोटे हैं, ऐसे में। हाँ, हीन है, यानी किसी मतलब जिस देवता विशेष को उत्कृष्ट बताया जा रहा है, ठीक है, और उसमें यदि अनु उपसर्ग की प्रयोग किया जा रहा है, और तो ऐसा अनु उपसर्ग जो है किस अर्थ में हो जाएगा? हीन अर्थ में, ठीक है। और जिसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है उसमें जो है कर्म प्रवचन द्वितीय, कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल विशेष को थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें देखिए यहाँ पे अमुक अनु जो है या अन्य उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ किस सूत्र के माध्यम से हुआ है। अगर तीनों एक साथ आपको दे दिया जाए, जपम अनु प्रावर्षत, है ना, दूसरा दे दिया जाए आप लोग को नदीम अनु अवसिता सेना, ठीक है, और तीसरा आपको इस तरह से दे दिया जाए अनु हरिम सूरा, कि जो हरि देवता, हरि जो है हरि से हीन है, ठीक है। तो इन तीनों में कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होने में? तो बच्चा सेकंड वाला कौन सा सूत्र था? सेना जो नदी से संबंधित है या संबद्ध है, अर्थ है। तृतीय अर्थ है। पहला वाला जपम अनुप्रावशत, जपम अनुलक्षण है, और नीचे अनुहरिम सूरा, हीन है ना। यानी कि यदि अनुपसर्ग का अर्थ, ठीक है, हीन अर्थ में किया जाए तो जो भी उत्कृष्ट पदार्थ होगा, ठीक है, उसमें उसकी क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय युक्त, कर्म प्रवचनीय द्वितीय व्यक्ति से द्वितीय व्यक्ति इसमें लग जाएगा, और वहां पे अनुपसर्ग जो है हीन अर्थ में है, न्यून अर्थ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 सूत्र याद हो गया जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा से संबंधित है। यहाँ तक कोई सूत्र विशेष जो समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चा बोलो, आगे चले।
बोलो बच्चा, चले आगे। हाँ सर, समझ में आया। अब जैसे कि अनुपसर्ग का किन किन अर्थों में प्रयोग हमने अभी तक देखा, बताओ। अनुपसर्ग का किन किन अर्थों में अभी तक हमने देखा? भैया लक्षण के अर्थ में। हाँ, दूसरा दूसरा देखा था हमने संबंध अर्थ में। संबंध के अर्थ में। तीसरा था हीन अर्थ में। वेरी तीसरा था गुड, न्यून के अर्थ में। बहुत अच्छे, सर लक्षण सहार्थ और हीन अर्थ में। वेरी गुड। उसी प्रकार से, ठीक है, जो एक अन्य उपसर्ग है उप उपसर्ग, है ना। तो यदि किसी वाक्य में उप उपसर्ग का अर्थ हीन अर्थ में हो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चा, आवाज आ रही होगी जहां से। हाँ, यदि उप उपसर्ग का अर्थ हीन अर्थ में या फिर अधिक अर्थ में हो, तो ऐसे उप उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल अनुपसर्ग की ही तरह, है ना। अनुपसर्ग का हीन अर्थ में प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार से उप उपसर्ग का भी जो हीन अर्थ में होता है, और जिसकी उत्कृष्टता बताई जाती है उसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाते हैं कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय सूत्र से। जैसे यहाँ पे अगला जो सूत्र है उपो अधिके च, है ना। च पद से क्या तात्पर्य बच्चा? च पद किसके लिए आया होगा? जैसे संबोधन च में आपने च देखा, पूर्व सूत्र सर, अनु के अर्थ में। पहले का जो सूत्र है उस सूत्र समझाने के लिए। हाँ, यानी जो हीन के अर्थ में आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सूत्र में यहाँ पे अधिक पद तो आ गया, अब हमें हीन पद को भी बताना है। इससे पूर्ववर्ती सूत्र किस अर्थ को बता रहा था? हीन अर्थ में। तो पाणिनि अष्टाध्यायी में बहुत ही विशेष ये बात है कि किसी भी चीज को दोबारा नहीं कहते हैं, है ना। तो वो क्या, अब यहाँ पे अधिक पद की तो बात की जा रही है, उपसर्ग का अर्थ अधिक अर्थ में हो, लेकिन साथ साथ हमें हीन अर्थ को भी बताना हो, तो च पद से वो उस बात को पूरा कर देते हैं। यानी च पद यहाँ पे हीन अर्थ में आया, ध्यान रखिए, ठीक है। एक तो सूत्र से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूत्र में च पद से क्या तात्पर्य, हीन अर्थ में, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र है, ठीक है, हीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कि यदि हमें अधिक या हीन अर्थ को बताना हो, तो ऐसे में यदि उप उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उप उपसर्ग जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पे उप हरिम सूरा, जो हरि भगवान है वो देवताओं से देवता जो है, अन्य जो देवता है हरि से हीन है, ठीक है। तो ऐसे में जो यदि उप उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर उप उपसर्ग जो है क्या हीन अर्थ में है, ठीक है। और जो उत्कृष्ट है ऐसे पद में कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा। जैसे हरि यानी हरि भगवान जो है उत्कृष्ट है, तो उसमें जो है द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा। बहुत ही सिंपल कर्म प्रवचनीय संज्ञा है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा उप उपसर्ग का हीन अर्थ में, ठीक है, अधिक अर्थ में होगा तो अधिक अर्थ वाला वाक्य आप देख सकते हैं। हाँ, कोई समस्या बच्चे यहाँ तक? बोलो बच्चा, यहाँ तक किसी को भी सूत्र याद हो गया सबको? हाँ बच्चा, क्या हो गया? एकदम बिल्कुल शांत हो गए। चले आगे। हाँ सर। बच्चा इस ये जो अभी अगला जो सूत्र देख रहे हो ना, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए जो है ध्यान पूर्वक सूत्र विशेष को देखना। चलो बच्चा, संदीप जी सूत्र को पढ़िए। हाँ, सूत्र को पढ़िए, क्या क्या है? हाँ सर। लक्षणेत्थो अत्तखान भागो विप्सासु प्रतिपर्यनव। हाँ देखो बच्चा, ये जो है इसमें कौन कौन सा उपसर्ग आ रहा है बच्चा, कौन बताएंगे? इसमें सन्निवेशित करेंगे या हाँ, प्रति, परि और अनु सन्निवेशित कर देंगे पदों को। प्रति, परि और अनु।
हाँ बच्चा, तो बच्चा अणु किस किस अर्थ में अभी तक हम लोगों ने देखा? अणु का किस किस अर्थ में? अनुलक्षण लक्षण अर्थ में देखा था लक्षण और स्वार्थ और हीन अर्थ में। संबंध में हाँ और हेतु हीन, में देखा था। लक्षण स्वार्थ और हीन सॉरी अर्थ में, हीनार्थे। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये सब देखा था। और साथ अन्य हमने क्या देखा? उप का कौन से किस किस अर्थ में? अधिक और हीन और अधिक। वेरी गुड, ओके। तो हाँ उसी प्रकार से जितना अभी तक आपने देखा उप और अणु को लेकर, ठीक है, उसी प्रकार से तीन अन्य उपसर्ग है, प्रति, परि और अणु। इन उपसर्गों का अर्थ यदि लक्षण अर्थ में, ठीक है, लक्षण अर्थ में, ठीक है, इन तीनों उपसर्गों का, तीनों में से किसी भी उपसर्ग का लक्षण को बताने अर्थ में, लक्षण को प्रकट करने अर्थ में, ठीक है। दूसरा इत्थम भूताख्यान, ये देखेंगे कि ये होता क्या है, बहुत सिंपल है, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। इत्थम भूताख्यान किस अर्थ में हो, या भाग अर्थ में, ठीक है। और चौथा है आपका विप्सा, विप्सा का मतलब इच्छा करना, है ना, ठीक है। तो देखो इत्थम भूताख्यान का मतलब सामने वाला इस प्रकार का है, इस तरह से बताना, ठीक है। तो अमुक व्यक्ति इस प्रकार का है या ऐसा दिखाई देता है, वो इत्थम भूत। आख्यान पद का मतलब क्या होता है? कहना या कथन करना, है ना। और भाग का मतलब है हिस्सा, है ना, 2 भाग 4 भाग, इस तरह से आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी स्वामित्व अर्थ को भी बताने आते हैं, विभाजन अर्थ या स्वामित्व अर्थ को भी बताने में भाग पद का प्रयोग होता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि प्रति, परि और अणु, ठीक है, इन तीन उपसर्गों के इन 4 अलग अलग अर्थों में यदि इनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे प्रति, परि और अणु इन तीनों की कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाएगी यदि इन तीनों में से किसी भी उपसर्ग का अर्थ यदि आप विप्सा अर्थ में, लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में या भाग अर्थ में करते हैं तो सूत्र को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सूत्र भी याद रखेंगे। आप इसे बारी बारी से देखते हैं कि होता क्या है। जैसे इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो बच्चा, ध्यान से पिक्चर को देखो, बताओ। बिजली, बिजली। हाँ, बिजली कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वृक्ष पर। हाँ, तो आप लोगों को क्या लग रहा है मन में कि लगता है बिजली यहीं से निकल रही है, यहीं से प्रकट हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ बोलो, ऐसा नहीं लगा कि बिजली यहीं से प्रकट हो रही है? तो नहीं होती बिजली, उस पर गिर रही है ना। हाँ, तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे बिजली जो है पेड़ पर गिरी है और वो बिजली क्या फैल गई है ना, ऐसा ही लग रहा है ना? चलो जी सर। हाँ, यानी यहाँ पे जो वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष पे जो बिजली जब गिरती है तो वृक्ष क्या होता है? प्रकाशित होने लगता है। तो ऐसा लगता है कि वृक्ष से ही बिजली उत्पन्न हो रही है, ठीक है। वैसे तो बिजली गिरती है वृक्ष पे तो वो विनिष्ट हो जाती, नष्ट हो जाता है उत्पन्न होने के बाद, है ना। लेकिन कुछ क्षण ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जैसे कि उसी वृक्ष से पूरा संपूर्ण जो है बिजली उत्पन्न होकर चारों तरफ से प्रकाशित होकर फिर स्वयं नष्ट हो जाता है। कुछ क्षण तक ऐसा लगता है ना, कि ऐसा लगता है कि ये जो बिजली है ये इसी वृक्ष से उत्पन्न हुई है, कुछ क्षण के लिए फिर उत्पन्न होकर अपने आप नष्ट भी हो गया, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लक्षण बताया जा रहा है बिजली चमकने का, उस वृक्ष विशेष को बताया जा रहा है कि इस वृक्ष पे जो बिजली गिरी, बिजली गिरने के बाद वो बिजली कुछ क्षण तक 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड जो भी, है ना, बिजली को प्रकाशित करती है, बिजली को उत्पन्न करती है, प्रकाशित होकर कुछ क्षण के पश्चात वो नष्ट भी हो जाती है। तो इसमें वृक्ष का एक लक्षण के रूप में प्रयोग हो रहा है कि जो बिजली चमक रही है इसका लक्षण, इसके पीछे का लक्षण क्या है? वो वृक्ष से प्रकाश आ रहा है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि प्रकाश जो हमें दिखाई दे रहा है वो उस वृक्ष से उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो उस वृक्ष विशेष में, ठीक है, कर्मणि कर्म प्रवचनीय द्वितीय सूत्र से जो है उसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा और
जब लक्षण विशेष को बताते हैं, ठीक है, कि तो उसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रति हो या फिर अनुपद भी लगा सकते हैं या फिर परि, इन तीनों में से किसी भी सूत्र विशेष को आप लगा सकते हैं। ओके, जैसे वृक्ष की ओर बिजली चमकती है, ठीक है, ये अगर वाक्य है, इस तरह से भाव है कि या वृक्ष पर बिजली चमकती है, इस तरह से, है ना। तो इसमें एक लक्षण बताया जा रहा है कि जो है वृक्ष से जो है बिजली उत्पन्न हो रही है या वृक्ष पे जो है बिजली चमकती है, इस तरह के। तो ऐसे पदों में जो प्रति हो या अनु हो या परि उपसर्ग है, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और एक्चुअली लक्षण बताया जा रहा है कि वहाँ जो बिजली चमक रही है, किस कहाँ से चमक रही है, तो उस वृक्ष विशेष से चमक रही है ना। या प्रकाशित कहाँ से हो रही है, तो उस वृक्ष विशेष से। तो एक लक्षण बताया जा रहा है वृक्ष को, यहाँ पे लक्षण विशेष, जैसे हमने जपम अनुप्रावर्षत वाले में देखा था कि बारिश वर्षा हुई कब, जब के बाद, बिजली चमकी कब, कहाँ से, उस वृक्ष से। ठीक है, तो बिल्कुल वो अनुलक्षणे वाला जो सूत्र आपने पढ़ा, सेम चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे आप कोई सा उपसर्ग लगा सकते हैं, प्रति, परि या अनु, कोई सा उपसर्ग लगा सकते हैं। तीनों उपसर्ग से बना हुआ वाक्य वही अर्थ विशेष को बताएगा। ओके, और इसमें जो विक्षम पद है, कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय सूत्र से, उसमें जो है प्रति, अनु या परि की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा होने के कारण विक्षम पद में कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय लग गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रति उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनु उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, या परि। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि कोटेशन में जो है किस सूत्र से इसमें प्रति या अनु या परि सूत्र की कर्म प्रवचन संज्ञा वो सूत्र विशेष बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रति, अनु या परि किस अर्थ को बता रहे हैं, बताओ बच्चा। लक्षणार्थ को, लक्षणार्थ। तो ध्यान रखिएगा कि जो बिजली उत्पन्न हो रही है या चमक रही है, ठीक है, या प्रकाशित हो रही है, इसका लक्षण क्या है, कहाँ से, किस वस्तु विशेष से चमक रही है, ठीक है, या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वो लक्षण विशेष को बताया जा रहा है। तो लक्षण विशेष में फिर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से, इसमें द्वितीय भी लग जाएगा, और जो उपसर्ग होगा उसमें प्रति या परि या अनु, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी लक्षण अर्थ में। ये तीन बातें ध्यान रखेंगे, और ये चीज है ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीजें आपको याद रहेगा कि यहाँ पे जो उपसर्ग है किस अर्थ को बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है कि किस सूत्र से हुआ है। ठीक है, और अन्य जो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से, जिसमें जो द्वितीय उक्ति लगी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे, अनु का, उप का, और अभी जो अगला जो सूत्र में आपने पढ़ा लक्षण अर्थ में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में ये जो है इतम भूताख्यान, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इथम भूत, यानी इसका मतलब है कि जो जैसा है उसके विषय में उस प्रकार से कहना, है ना, कि जो बहुत सारे लोग जो है क्या है, या भारतीय जो है भगवान हरि के भक्त हैं। ठीक है, तो भक्तों के प्रति जो जैसी श्रद्धा है भक्तों की, वैसा उस तरह से उन्हें कहा जा रहा है। जो चीज जैसी है उसे उसी रूप में कहना, उसी रूप में आख्यान, मतलब उसी रूप में बताना। इत्थम अलग अलग तोड़ दोगे, इत्थम भूत आख्यान, ठीक है, यानी जो व्यक्ति विशेष या जो कुछ भी, ठीक है, इत्थम जैसा है, ठीक है, आख्यान मतलब कहना, बताना, है ना, प्राणी, जीव, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो इथम भूत आख्यान, यानी इथम भूताख्यान, यानी ये सूत्र, ये क्या होता है कि जब